हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे जनन स्वास्थ्य के बारे में। पीछे अभी तक पिछले क्लास में हम लोगों ने जनन के बारे में देख लिया था कि मानव शरीर के अंदर जनन की क्रिया कैसे होती है। अब जानेंगे हम लोग कि जनन स्वास्थ्य हमें किस रूप में ध्यान देना चाहिए और जनन स्वास्थ्य हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने जनन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने एक बात करी थी आप लोगों से, और बात यह करी थी कि जनन की क्रिया जो वास्तव में होती है, वो जनन की क्रिया किस में होती है। जनन की क्रिया सामान्य रूप से वैसे जीवों में होती है, लैंगिक जनन, जिनमें नर और मादा अलग होते हैं, और इनसे क्या होती है कि नई संतति उत्पन्न होती है। और नई संतति उत्पन्न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिन पे हम लोगों ने चर्चा की है। उनके बीच में विभिन्न प्रकार के स्टेजेस होते हैं, सभी स्टेजेस की हमने क्या कर लिया है, चर्चा किया है। लेकिन क्या होती है कि वह संतति हमारे लिए बेनिफिशियल होती है कि हमारा अस्तित्व इस धरती पर बना के रखती है। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू थे। अब बात ये आ जाती है क्या कि जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ती है या फिर आपका जो ये क्रिया होती है, आपकी जनन स्वास्थ्य जो प्रभावित होती है, इन जनन स्वास्थ्य की आपकी जनन की जनसंख्या अगर ज्यादा बढ़ जाए, अगर जनन ज्यादा तेजी से हो जाए, तो किन प्रकार के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक हमने पॉजिटिव व्यू में जाना था कि जनन हमारे लिए जरूरी है। जनन की कितनी ज्यादा आवश्यकता है कि हमारी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, हमें वातावरण के अनुकूल अपने आप को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। या फिर क्या कर सकते हैं कि इस धरती पे संतुलन, इकोलॉजी का सिस्टम का संतुलन बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। तो ये हमने सभी के पॉजिटिव पहलू को देखा था, सकारात्मक पहलू को देखा था, और जानने की कोशिश करी थी कि जनन हमारे लिए कितना ज्यादा उपयोगी है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें उन पहलुओं को जानना है कि जनन हमारे लिए उपयोगी कैसे नहीं है, यानी कि जनन कैसे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या जनन की होने वाली समस्याओं के बारे में हम लोग को जानना है। तो जनन से होने वाली समस्याओं को लेकर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अब जरा सा सोचिए कि जनन की गति थोड़ा सा तेज हो जाए, मतलब फास्ट जनन, ज्यादा जनन की क्रिया हो, तो किस प्रकार के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी जो जनन की प्रॉब्लम सामना ये हो सकती है कि जब जनन की क्रिया ज्यादा होगी तो जनसंख्या ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी हमारे लिए, पहली जो अगर जनन के कारण जो समस्या उत्पन्न, जनन के कारण समस्या, यानी कि जिन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ेगा जनन के कारण, उनके बारे में जानना। तो सबसे पहली बात कि इनकी जनन की क्रिया अगर ज्यादा होगी तो हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे जो धरती है, इन पे क्या होगी, पॉपुलेशन की मात्रा भी बढ़ेगी। और जब ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, जब जनसंख्या ज्यादा वृद्धि करेगी, तो उनका प्रभाव अलग पड़ेगा। तो क्या होगा कि ज्यादा जनसंख्या हो जाने से हमारी क्या होगी, पहला नंबर बात कि हमारा जो होगा आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी। मतलब क्या, हमारे देश की या हमारे राष्ट्र की क्या हो जाएगी, जो प्रति व्यक्ति आय है, वह प्रति व्यक्ति आय प्रभावित हो, यानी पैसों की कमी होना शुरू हो। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे घटेगी, तो प्रति व्यक्ति आय वास्तव में क्या होता है कि एक देश के अंदर पूरे एक फाइनेंशियल ईयर, एक देश के अंदर पूरे फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय, इनके बीच के समय में जितना भी इनकम होगा, टोटल इनकम बट्टा में जितना भी हमारा क्या हो जाएगा, जितना भी हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन है, इनके पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें प्राप्त होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या, प्रति व्यक्ति आय हमें प्राप्त। तो कंफर्म है कि अगर आबादी बढ़ेगी तो उस कंडीशन में टोटल इनकम में शेयर होल्डर ज्यादा हो जाएंगे, और जब शेयर होल्डर ज्यादा हो जाएंगे तो हमें क्या पड़ेगी, पैसों की हमें कमी होगी। उस कंडीशन में हमारे राष्ट्र की क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय घटेगी। ठीक है, एक नंबर। दूसरा नंबर क्या प्रॉब्लम होगी कि हमारा क्या होगा, जो रोजगार है, रोजगार में कमी आएगी।
रोजगार में क्या होगी, रोजगार में कमी आएगी। कमी क्यों आएगी, क्योंकि क्या होगी कि ये जनसंख्या जब बढ़ेगी तो हमारे संसाधन में कमी आएगी, संसाधन में कमी आएंगी। संसाधन में कमी का मतलब क्या, जो पहले हमारा लैंड मिलता था, जो जमीन होते थे, उन जमीन की आपकी स्थिति कम हो जाएगी, ज्यादा लोग रहने वाले होंगे, घर ज्यादा होंगे, तो हमारे कृषि योग्य भूमि यानी एग्रीकल्चरल फील्ड की मात्रा घटेगी। इसके अलावा क्या, जितने भी हमारे पास खनिज लवण की मात्रा है, इन खनिजों की मात्रा में भी गिरावट आएगी। ठीक है, इनके अलावा जो हमारे क्या कहते हैं एयर आपका वेटेज है, एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी में कमी आएगी। मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारे देश में अलग अलग रूप में हमें क्या करेंगे, ये प्रभावित करेंगे। संसाधन की कमी की वजह से हमें क्या करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। इनके अलावा तीसरी समस्या क्या हो सकती है कि इनसे आपका जनन स्वास्थ्य प्रभावित होगा। जनन स्वास्थ्य क्या होगा, प्रभावित होगा। जनन स्वास्थ्य प्रभावित का मतलब समझ रहे आप लोग, जनन स्वास्थ्य प्रभावित का मतलब, जनन स्वास्थ्य प्रभावित का मतलब ये है कि आपका क्या कहते हैं स्वास्थ्य प्रभावित होगा, जनन की क्रिया दोनों प्रभावित होगी। ये नहीं कि जनन वाला स्वास्थ्य है, यह स्वास्थ्य अलग अलग रूप में, यह जनन हटा देते हैं, समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। स्वास्थ्य हमारी प्रभावित होंगी। स्वास्थ्य प्रभावित क्या होगा कि पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा, जब ज्यादा जनसंख्या तो पॉल्यूशन अर्थात कि प्रदूषण भी ज्यादा होगा, जिनके वजह से अलग अलग प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीज होंगी, यानी कि आपका क्या, किससे शुरू होने वाले, वायु से शुरू होने वाले रोग शुरू होंगे। ठीक है, ये रोग शुरू होंगे और इस कंडीशन में क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ज्यादा जनसंख्या अगर वृद्धि कर जाएंगी तो आपका क्या हो जाएंगे, डॉक्टर, मेडिसिन, इनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इनके अलावा क्या हो जाएगा कि इनके अलावा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग होंगे, लोगों के बीच में जो आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि दोनों के बीच में, लोगों के बीच में सामंजस्य बैठाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो जाएगा। मतलब क्या, जनन अगर ज्यादा हो तो उस कंडीशन में भी अलग अलग रूप में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये समस्या तो हमारे लिए गंभीर हो जाती है, क्योंकि अभी हमारी जनसंख्या पूरी दुनिया में एक नंबर रैंक पे आ गई है। तो यह किनकी प्रॉब्लम है, जनन की आपकी असुरक्षा की वजह से हुई है, हम इन पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इनके वजह से हो रहा है। तो यह कंडीशन, यह प्रॉब्लम का जब सामना करना पड़ेगा तो फिर इन प्रॉब्लम से बचने के लिए कोई ना कोई हमें ऑप्शन भी तो ढूंढना पड़ेगा कि यह आपकी जनन की क्रिया इतनी तेजी से हो रही है, इनको रोकने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। तो वो कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है कि यह अवेयरनेस सब किसी के अंदर होना चाहिए। हमारे देश के अंदर किस तरह से आबादी वृद्धि कर रही है और किस तरह से कंट्रोल किए जा सकते हैं, ये जिम्मेवारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बल्कि हर एक इंडिविजुअल की होनी चाहिए। सबके अंदर यह सोच होना चाहिए कि हमें क्या है कि हमें देश के संसाधन या फिर पूरी दुनिया के इकोलॉजी सिस्टम को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें हमारा योगदान भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें हम लोग देखेंगे कि उपाय, यानी कि जनन समस्या से बचने के उपाय, यानी कौन कौन से सुझाव है या कौन कौन से उपाय है जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर तो है आपका अवेयरनेस। पहला क्या है आपका, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या, जानकारी। लोगों को क्या होना चाहिए, यानी कि जनता को या फिर दूसरे शब्दों में क्या है, लोगों को क्या होना चाहिए, लोगों को आपकी जनन के कारण होने वाली समस्या का, जनन के समस्या का हमें क्या होना चाहिए, हमें जनन की समस्या से लोगों को अवगत कराना, अवेयरनेस कराना। तो अवेयरनेस कराने के हमारे पास बहुत सारे तरीका है।
हम कैंपेन कर सकते हैं, मतलब क्या लोगों के बीच में मीटिंग करा के लोगों को इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यानी कि एक मीटिंग के माध्यम से भी हम बता सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लमियस हो सकता है। तो उनसे क्या होगी कि ज्यादातर केसेस होंगी कि शायद जनसंख्या में कुछ कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया जनता और लोगों को। उसके बाद क्या हो गया कि आगे अगर देखें हम लोग, तो हमें अपने स्कूल में भी, विद्यालय में भी क्या करना चाहिए, यौन शिक्षा की पाठ पढ़ानी चाहिए। यौन शिक्षा की पाठ हमें क्या करना चाहिए, अपने स्कूल में भी पढ़ानी चाहिए। अपने स्कूल में पढ़ाने का मतलब क्या है कि बच्चों को इन बातों से हमें क्या कराना चाहिए, अवगत कराना चाहिए कि ये हमारे लिए किस तरह से समस्या उत्पन्न कर रही है जनन, और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी 10th और 12th में रहने वाले बच्चे अगर इनसे अवगत हो गए, तो कंफर्म है कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन आएंगी, यानी अगली जो पीढ़ी आएंगी, यह अगली पीढ़ी क्या करेंगे, इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करेंगे। अगला जनरेशन हमारा क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो इसलिए यौन शिक्षा बच्चे को देना हमारे लिए क्या हो जाती है जी, एक आपका ऑप्शन बच जाती है। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है कि हम लोगों को यौन संचरित रोगों के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, यौन संचरित रोगों के बारे में लोगों को हम क्या करेंगे, लोगों को इनसे अवगत कराएंगे कि यौन संचरित रोग कैसे फैलते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि आपका यौन संचरित रोग यानी यौन क्रिया के माध्यम से फैलने वाले रोग, इनके बारे में शिक्षा में क्या करनी है, लोगों तक पहुंचानी है। अगर लोग इनकी जानकारी रखेंगे तो यौन क्रिया हमारे क्या होंगे, नॉर्मल तरीके से होंगी। तो हमारा जो आपका जनसंख्या है वह कंट्रोल होगा। इनके बारे में, इनके अलावा क्या है कि हमें लोगों को क्या बताना चाहिए, यौन अपराध के बारे में बताना चाहिए। यौन अपराध के बारे में हमें बताना चाहिए। तो यौन अपराध में क्या शामिल है, यौन अपराध में शामिल है कि आपका असमय बच्चा का जन्म, असमय बच्चा का जन्म का मतलब क्या हो गया, समय से पहले बच्चा का जन्म हुआ और इनको आपने क्या कर लिया, इनको आपने गर्भपात करा लिया। क्या कराया, गर्भपात कराया। ठीक है, तो ये कंडीशन कि उससे आपका यह आपका यौन अपराध है। इसके अलावा क्या है कि आपने क्या कर लिया कि बच्चे का चेकअप करा लिया कि लड़का है या लड़की, लड़का है या लड़की, और इस आधार पे क्या करते हैं आप, बच्चे का गर्भपात करा देते हैं, आप गर्भपात करा लेते हैं। तो ये इस तरह की समस्या जब जब होती रहेगी तो यह कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा, यौन अपराध का। और यौन अपराध के कारण हमें क्या होगी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को यौन अपराध के बारे में हमें अवगत कराना है। पांचवा केस क्या है कि हमें क्या करना है कि लोगों को जनन स्वास्थ्य के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, जनन स्वास्थ्य के बारे में, कि जनन हमारे लिए किस रूप में उपयोगी है और जनन की क्रिया में हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि आजकल की केसेस में आपने देखा होगा कि लगभग 90% केसेस आते हैं जो ऑपरेशनल केस बन जाता है। ऑपरेशनल केस इन द सेंस क्या कि आपको डॉक्टर जनरली आपके बॉडी के अंदर बेबी नॉर्मल होता है, उसके बावजूद भी जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि केस ऑपरेशनल है, बच्चा ज्यादा वेटेज है, आपका बॉडी का जो वेटेज है, आपके बॉडी का वेट कम है और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट ज्यादा है। सपोज दैट कि आपके एक माँ का वेट लगभग 35 से 40 केजी है मान लीजिए, और बच्चे का वेट 4 केजी है लगभग। तो उस कंडीशन में 35 केजी के आपका यानी कि 35 केजी की लेडी जो है उस 40 केजी के बॉडी को, 40 केजी के जो बेबी है उसको बॉडी से अंदर पुशअप करने में यानी कि पुश आउट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यानी इतना ज्यादा एलिवेशन बॉडी के अंदर नहीं बनेगा कि प्रॉपर आपका पुशअप करके नॉर्मल तरीके से बॉडी के स्ट्रक्चर से वो बाहर निकल के आ जाए। तो कंडीशन होगी प्रॉब्लम। डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपका वेटेज बच्चे का ज्यादा हो गया, इस कंडीशन में आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपका 10 में से 3 केसेस ऐसे मिलेंगे जिन केसेस में ये होता है
कि बेबी जो हो गया वो उल्टा हो गया, यानी बच्चा जो है उल्टा है, तो भी आपका ऑपरेशनल केस बन जाता है। तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं होती है, इन्हें हमें क्या करना चाहिए, इन समस्याओं को हमें बचना चाहिए। और इन समस्याओं को बचने का क्या ऑप्शन है कि हमें जनन स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चा गर्भ में है तो माँ को किन सावधानियों का सामना करना चाहिए, किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, जैसे वेटेज न उठाए, घर में ज्यादा वर्क न करे, ज्यादा रेस्ट न करे, प्रॉपर डाइट ले। अब ये नहीं कि डाइट प्रॉपर ज्यादा ही ले ले, डाइट ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला ही ले ले, उस कंडीशन में तो बेबी आप ही के बॉडी से लेगा, तो उस कंडीशन में बच्चा ज्यादा डेवलप कर जाएगा, आपके बॉडी के वेटेज से बच्चा का वेट ज्यादा हो जाएगा, उस कंडीशन में केस ऑपरेशनल हो जाएगा। इसलिए बॉडी नॉर्मल वर्क करना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक आपको न्यूट्रिएंट्स भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो इन सभी बातों में अर्थात कि जनन स्वास्थ्य की जानकारी क्या होनी चाहिए, लोगों को होना चाहिए। इनके अलावा क्या है कि आपका मदा भ्रूण हत्या जो हमने आपको बताया कि जनन अपराध में, यह भी इनकी जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए कि माँ के गर्भ में अगर लड़की है तो इसको मार देना यह कितना बड़ा आपका अपराध है, इनकी जानकारी बच्चे को या सब लोगों को देना जरूरी है। इनके अलावा और क्या कह सकते हैं, इनके अलावा क्या है कि आपको कोई भी समस्या होने पर तुरंत आपको क्या करना चाहिए, चिकित्सीय सलाह लेना चाहिए, यानी कि मेडिकल आपको सलाह लेना चाहिए। यह कंडीशन आपका कहलाता है कि आपका क्या प्रॉपर मेडिकल आपको सलाह लेना चाहिए। तो ये समस्या आपको क्या है कि अगर इन चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए, अगर इतनी इंफॉर्मेशन लोगों के बीच दी जाए, तो कंफर्म है कि हमें जो इन समस्याओं का सामना करने की बात है वह समस्या उत्पन्न नहीं होगी। क्लियर है? अब क्या है कि ये तरीके हो गए क्या कि इनकी इंफॉर्मेशन होगी तो हम शायद कंट्रोल कर सकते हैं। किसको कंट्रोल कर सकते हैं? हम शायद जो समस्या जनन के कारण हो रही है, जो पॉपुलेशन तेजी से वृद्धि कर रहा है, उनको शायद हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया है तो अब हम लोग जानेंगे उन तरीकों को जिनके माध्यम से हम जनन क्रिया को रोकने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया कि आपका एक तरीका जिनके वजह से हम लोगों को अवेयर करके किसी भी रूप में इन समस्याओं से हम बच सकते हैं। अब उन तरीका को जानना है कि हमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, इनसे आपका अर्थात की जनन को, अर्थात की जनसंख्या को वृद्धि होने से रोकने के लिए। ठीक है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मार्केट में या फिर आपके इंफॉर्मेशन के तौर पे बहुत सारे ऐसे सुझाव तरीके मिलेंगे जिनके माध्यम से क्या होती है कि हमें इनके बारे में रोकने में मदद मिलती है। लेकिन दूसरे तरफ एक सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न होती है कि हम लोग का क्या है कि हम लोग का समाज इस रूप में अवेयर नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है कि लोगों के बीच अगर हम क्या करेंगे कि अगर किसी भी रूप में इन बातों पे, इन तथ्यों पे हम अगर बात करने की कोशिश करें तो उस कंडीशन में उसे गलत माना जाता है। एक परिवार के अंदर एक लड़की या लड़का एक सेक्स वर्ड का इस्तेमाल करे तो इसका मतलब लोगों को लगता है कि कितना बड़ा पहाड़ टूट गया। तो इस कंडीशन में जब ऐसा माहौल समाज अगर हमारा क्रिएट होगा तो उस कंडीशन में आप अपने बच्चे को क्या सही है और क्या गलत है इनकी शिक्षा कैसे दे पाएंगे? पहले तो उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा और अपने अवेयरनेस के अकॉर्डिंग आने वाले न्यू जनरेशन को आपको अवेयर करना पड़ेगा। और अवेयर करने के लिए उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, इनके प्रति खुल के उनसे बातें करनी पड़ेगी। इन्हें एक गलत या फिर अन्य विचारधारा के रूप में इसे नहीं लेना पड़ेगा। तब जाकर इनसे क्या होगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी। क्योंकि जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे वाली पीढ़ी है, वही हमारी अगली आने वाली पीढ़ी है। और अगर उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी तो कंफर्म है कि अभी जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है वह प्रॉब्लम आगे भी सामना करना पड़ सकता है। उससे आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में आपका 1900 में, यानी कि हम भारत भर की बात कर रहे हैं कि लगभग 1900 में आपका 1900 के आसपास में पूरी दुनिया की जो जनसंख्या थी लगभग कितना थी, लगभग 2000 मिलियन थी।
कितना थी आपका 2000 मिलियन। क्लियर। और यही जनसंख्या लगभग 2000 के आसपास में आते आते यह जनसंख्या बढ़ के आपकी कितनी हो गई है 6000 मिलियन। कितनी हो गई है 6000 मिलियन। तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बढ़ा आपका। सिर्फ आपका 1900 से 2000 यानी कि लगभग 100 साल के अंदर 100 साल में जो देश दुनिया की जो जनसंख्या है वह लगभग 4000 मिलियन वृद्धि करी। 4000 मिलियन जनसंख्या वृद्धि की है। तो इस कंडीशन में जब इतना ज्यादा तेजी से वृद्धि करेगा तो समस्या तो उत्पन्न होगी। इनके लिए WHO ने अर्थात कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विभिन्न प्रकार के कैंपेन करके डॉक्टरों की मीटिंग करके इन पे क्या किया, इनको सुझाव करने की या लोगों को अवेयर करने की कोशिश किया। लेकिन हमने क्या कर दिया है कि हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। अपने परिवार के अंदर इन चीजों को बात नहीं कर पाते हैं तो बताइए हमारे समाज के कितने लोग इन अवेयरनेस को जानेंगे और किस तरह से वह लोगों के ग्रुप में बैठकर इन पे बात करने की कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं से कैसे आप बच सकते हैं। और की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो पूरी दुनिया की बात है। आप सिर्फ इंडिया का डाटा लीजिए तो 1900 में लगभग आपके इंडिया का जो आपका था डाटा लगभग कितना था 350 मिलियन। जनसंख्या कितना था 350 मिलियन। ठीक है 350 मिलियन। और आज के समय में कितना है, आज के समय में यानी कि 2000 के आसपास में यह जनसंख्या आपका कितनी हो गई, ये लगभग हो गई 1000 मिलियन के आसपास। कितने आसपास में हो गई 1000 मिलियन के आसपास। 1000 मिलियन या अभी के कंडीशन में रिसेंट का है तो 1350 मिलियन यानी कि आपका लगभग 135 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हमारी है। तो समझ सकते हैं कि 350 मिलियन आपका 100 साल में जो वृद्धि करी लगभग कितना वृद्धि कर गई, यह 100 साल में वृद्धि लगभग 1000 मिलियन कर गई। कितनी वृद्धि कर गई, लगभग 1000 मिलियन कर गई। तो समझ सकते हैं कितना तेजी से ये विकास कर रहा है। यानी हमारी अगर वृद्धि दर सिर्फ इंडिया की बात कीजिएगा तो इंडिया की वृद्धि दर हमारी लगभग 1.7% है। 1.7% हमारी वृद्धि दर। और 1.7% वृद्धि दर का मतलब है कि लगभग 33 वर्ष में, एग्जैक्टली नहीं, लगभग 33 वर्ष में हम क्या करेंगे, अपनी आबादी को डबल कर देंगे। जिस रफ्तार से हमारी वृद्धि कर रही है हम 33 साल में क्या करेंगे, अपनी जनसंख्या को डबल कर लेंगे। तो इस तरह की हमारे पास क्या है, एक आपका एक ऑप्शन, एक प्रॉब्लम है कि जनसंख्या इतनी तेजी से वृद्धि कर रही है कि 33 वर्ष में हम क्या करेंगे, उसको डबल करने की कोशिश करेंगे, डबल हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब इतना तेजी से वृद्धि कर रहा है हमारी जनसंख्या, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इनको रोकने की भी तो जरूरत है कि इतना तेजी से वृद्धि कर रहा है। तो अब क्या है कि अब हम लोग जानेंगे कि इतनी तेजी से जो वृद्धि कर रही है इनके रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। और इतनी जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, इन अवेयरनेस के अलावा लोगों को जानकारी तो होनी चाहिए, लोगों के बीच में मीटिंग होना ही चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इनको रोक सकते हैं, तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, अब बात कर लेते हैं। यानी कि इनके रोकने के उपाय के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो रोकने के उपाय में आपका क्या क्या शामिल हो जाएगा, रोकने के उपाय में आपका शामिल हो जाएगा, इनके कुछ विधियां शामिल हो जाएंगी जिनमें हम लोग का है प्राकृतिक विधि। जिनमें कौन सी विधि आपका पहले जानेंगे हम लोग, प्राकृतिक विधि के बारे में। ठीक है, यानी प्राकृतिक विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसे रोक सकते हैं। तो प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल तरीके से रोकने का मतलब आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्राकृतिक विधि ये है कि मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि आपका जब आपका निषेचन की क्रिया होगी, ठीक है, तो निषेचन क्रिया के समय क्या करते हैं, निषेचन क्रिया के लिए हम क्या करते हैं, वीर्य को ट्रांसफर करते हैं। वीर्य को क्या करते हैं आप, ट्रांसफर करते हैं। वीर्य ट्रांसफर होता है हमारे क्या, योनि में। अब क्या होगा कि लैंगिक संबंध बनाने के समय हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा
कि जो वीर्य का ट्रांसफर योनि के अंदर होगा, यह हम योनि में ट्रांसफर ना करके समय से पहले यानी कि वीर्य निकलने से पहले हम क्या करेंगे, लिंग को योनि से बाहर निकालेंगे और वीर्य को क्या करेंगे, आपका शरीर के अंदर योनि में प्रवेश होने से रोक देंगे नॉर्मल वे से। तो यह विधि होता है प्राकृतिक विधि कि वीर्य न अंदर जाएगा तो हमारा क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी। जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो बेबी प्लान नहीं होगा, अर्थात कि बच्चे आपके जन्म लेने की कगार पे नहीं होते। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक विधि जिनसे हम रोक सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी विधियां हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अन्य विधियों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले क्लास में आपकी जनन स्वास्थ्य की कि किस प्रकार में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमारे हेल्थ को प्रॉपर केयर रखना जरूरी हो जाता है। यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी दुनिया के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसमें हम लोगों ने पीछे अभी तक जान लिया था कि किस प्रकार में हम निषेचन को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और लास्ट टॉपिक हमने आपको बताया था एमटीपी के बारे में कि अगर गर्भधारण हो जाए अनचाहे रूप से तो कैसे उसका निपटारा कर सकते हैं। और साथ में एक और हमने उसके साथ में जाना था एमेनियोसियासिस के बारे में, जिनमें हमने आपको बताया था कि किस रूप में लिंग के गर्भ के अंदर ही अनुवांशिक बीमारी से बचने के लिए कि किस रूप में आप उनका क्या कर सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं। इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। अब क्या जानना है हम लोग को, अब हम लोग को जानकारी चाहिए किनके बारे में, यौन संचरित रोग के बारे में, कि अगर इन सावधानियों को आप नहीं बरते, किसी भी रूप में इन सावधानियों से आपकी सावधानी हटी तो किस रूप में दुर्घटना घटेगी, इनके बारे में जानेंगे। उसमें हम जानेंगे कि किस रूप में कौन कौन से सूक्ष्मजीव के कारण कौन कौन से रोग होंगे और वो रोग किस रूप में आपको हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा जो होगा वह होगा एसटीडी का। इसका टॉपिक होगा एसटीडी का। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो जनरली याद रखिएगा इसके फुल फॉर्म को। इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस अर्थात क्या, जो आपका लैंगिक संबंध के कारण जो रोग फैलते हैं। ठीक है, यानी कि इसे हम बोलते हैं हिंदी में यौन संचरित रोग, यानी ऐसे रोग जो यौन विधि के द्वारा अर्थात कि सेक्स के द्वारा आपका क्या बढ़ेंगे, रोग फैलते हैं। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, यौन संचरित रोग। यानी कि यौन संबंध के समय किसी भी रूप में अगर आपकी असावधानी हुई तो कौन कौन सी दुर्घटना घट सकती है, उन दुर्घटनाओं के बारे में जानेंगे। और कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती है, उनके लक्षण क्या होंगे, कि अगर बाय द वे अगर आपको ये रोग हो भी जाए तो आप पहचानेंगे कैसे और कैसे आप डॉक्टर से सलाह जल्दी ले सकते हैं अगर इस तरह के आपके लक्षण आपके शरीर के अंदर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल केसेस में तो जनरली लोग आपका 90% लोग 80 to 90% ऐसे होते हैं जिनको तो पता ही नहीं चलता है कि उनको एसटीडी जैसा रोग हो चुका है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वह ज्यादा और डीप हो जाता है और वह आगे चल के जानलेवा या किसी अन्य बड़े प्रॉब्लम का द्योतक हो सकता है। तो क्या करना है, हमें क्या करना है, उनके कैरेक्टर को जानना है, उनके लक्षण को जानना है कि किन लक्षण के आधार पे उन रोगों को हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, मतलब क्या कि यह आपका मैथुन के दौरान अर्थात कि सेक्स के दौरान फैलने वाला है, क्या है आपका रोग है, मैथुन के दौरान आपका फैलने वाला रोग के लिस्ट इनके अंदर शामिल होते हैं। आप जानेंगे वह सूक्ष्मजीव जिनके द्वारा ये रोग होते हैं। तो पहला जानेंगे हम लोग ईस्ट के बारे में। ईस्ट के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, किनके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। तो कंफर्म है कि ईस्ट के द्वारा अगर कोई रोग उत्पन्न होगा तो कंफर्म है कि यह रोग आपके अंदर क्या करेगा, किसी न किसी रूप में दाद का रूप लेगा। क्योंकि आपको पता है कि जनरली दाद, खाल, खुजली जितना भी होता है यह सब किनके द्वारा होता है, और वह आपके इष्ट के द्वारा होता है, वर्म्स के द्वारा होते हैं। तो कंफर्म है कि आपके बॉडी के अंदर यह दाद का रूप लेगा। तो दाद के रूप में कैसा लेगा, यह दाद के रूप में अलग अलग रूप में ले सकता है।
लाल आपका क्या हो जाएंगे, लाल लाल धब्बे के रूप में हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा खुजली का रूप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। अगर ये कंडीशन देखने को मिल रहा है तो वह कंडीशन आपको क्या हो जाएगा, वह दिखाता है कि आपके बॉडी के अंदर ईस्ट के द्वारा आपका क्या हो गया है, किसी रोग का संचार हो रहा है। तो लाल धब्बे के रूप में क्या हो सकता है कि मस्से का रूप धारण कर सकता है, ठीक है। आपका लाल लाल धब्बा का मतलब क्या, मस्से की तरह रूप धारण कर सकता है। यानी क्या कि आपके मुंह, आपका मेल और फीमेल, मेल हो या फीमेल, उनके जननांगों पर, ठीक है, आवश्यकता से अधिक अगर खुजली होती है, ठीक है, या फिर मस्से बनते हैं, या लाल धब्बा होता है, या खुजली आवश्यकता से अधिक होता है, तो वह कंडीशन बताता है कि आपको ईस्ट के द्वारा फैलने वाला रोग हो गया, ठीक है। और उस रोग को हम क्या कहते हैं, कैंडिड, कैंडिडा एल्बिकिस, कैंडिडा, कैंडिडा, कैंडिडा एल्बिकिंस, एल्बिकिंस, ये रोग है आपके, जो किनके द्वारा होते हैं, ईस्ट के द्वारा होते हैं। इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल के जो जननांग होंगे उन जननांग पे धब्बे बनना शुरू होंगे, मस्सा निकलना शुरू होंगे, खुजली ज्यादा होना शुरू होगी। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि कैंडिडा एल्बिकिंस। ये अगर समय पर ना दिए जा सके तो क्या होगा कि उनकी पड़त में किसी रूप में आपका जो होगी वह समस्या उत्पन्न होगी, और आगे चल के आपको सेक्स लाइफ में या फिर आपके आगे के जीवन में बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो पहली प्रॉब्लम होती है आपकी ईस्ट के द्वारा फैलने वाला रोग, ठीक है। जनरली क्या होता है कि ये आपका मेल के अंदर होगा, तो मेल के अंदर क्या होगा, यह पूरे आपके जननांग में नहीं, स्पेशली क्या होगा, शीशन के सबसे ऊपरी भाग में, शीशन के आपके मुंड वाले हिस्से में, सबसे ऊपरी वाले हिस्से में खुजली होंगी। और फीमेल का जब भी होगा तो योनि के बाहरी हिस्सों में, योनि के बाहरी हिस्सों में आपका यह रोग होगा। और ज्यादा आपका खुजली की वजह से स्वेलिंग का कंडीशन भी, अर्थात कि थोड़ा सा आपका सूजन की तरह कंडीशन भी आपका ये ले सकता है। क्लियर है, ये इसके द्वारा रोग है। अब इससे हम क्या करेंगे, अन्यथा में ना लेंगे। इस रोग की अगर थोड़ा सा भी अगर हमारे अंदर अगर लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नॉर्मल केसेस में एक आध दिन नॉर्मल सी आपकी क्या हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से, कपड़े की वजह से, गीले कपड़े पहनने की वजह से, ये नॉर्मल केसेस एक आध दिन के लिए हो सकते हैं सब किसी को। लेकिन क्या होता है कि कंडीशन जब ज्यादा टफ होने लगे, ठीक है, टफ कंडीशन होने का मतलब क्या है कि यह आपको लगातार कुछ दिनों तक ऐसी समस्या अगर हो रही है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। उपयुक्त डॉक्टर से, किसी एक्सपर्ट से आपको इसकी सलाह लेनी चाहिए। तो पहला इसके द्वारा था। अब जानेंगे सेकेंड हम लोग प्रोटोजुआ के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, प्रोटोजुआ के बारे में। तो प्रोटोजुआ के कारण भी हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका है ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, वैजिनैलिस, यह रोग है, यह आपका प्रोटोजुआ के द्वारा होता है, ठीक है। अब प्रोटोजुआ के द्वारा जो यह रोग होगा ट्राइकोमोनास वाला, ये रोग के अंदर क्या होगा कि आपका जो जननांग होंगे, अर्थात कि सामान्य रूप से जो स्त्री जननांग होगी योनि से आपका स्राव आवश्यकता से अधिक होता है। स्राव अधिक का मतलब क्या होता है कि इस कंडीशन में आपका पानी का स्राव जो होता है वह ज्यादा होता है, अर्थात कि हमेशा बॉडी के अंदर से पानी का स्राव होगा, ठीक है। और हल्के रूप में अगर स्राव होता रहा कंटिन्यू तो इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो होगा, बॉडी के अंदर से समझिए इनडायरेक्टली कहिए तो पूरा एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ही बाहर आपका स्रावित हो रहा है। तो उस कंडीशन में अगर डॉक्टर से सलाह नहीं लेंगे तो आपका शरीर कभी नहीं बनेगा। आपका शरीर हमेशा लीन एंड थिन रहेगा, हमेशा दुबला पतला रहेगा। आप कितना भी न्यूट्रिएंट्स वाला, पोषक तत्वों वाला सामग्री खाइए, आपके बॉडी में लगेगा ही नहीं। क्योंकि क्या होगा कि ये स्राव और पानी का आपका निकलना क्या करेगा,
उन सभी मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट्स को आपका इसके फॉर्म में आपको तोड़कर बॉडी के अंदर मेल्ट करके वो शरीर से बाहर निकलता जाएगा। तो उस कंडीशन में आपके लिए क्या होगा जी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। किसके द्वारा, अगर प्रोटोजोआ के द्वारा अगर रोग उत्पन्न होता है तो इसलिए अगर आपका पानी का स्राव लगातार हो रहा है, मतलब कि कंटिन्यू होता रहा है, आपको 2-4 मंथ तक या 1 आध मंथ तक आपने देखा, ऑब्जर्व किया, और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है, मतलब किसी स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं, यह कंडीशन, आप एक और बात ध्यान रखना है कि पानी या फिर ये स्राव का कंडीशन जिस समय लैंगिक क्रिया होती है उस समय पानी का स्राव होना एक क्या है कि म्यूकस का स्राव होता है, जिनसे जननांग क्या होता है कि थोड़ा सा गीला हो जाता है, जिनके वजह से क्या होता है कि आपके लैंगिक संबंध बनाने में सहूलियत होती है। तो वह स्राव आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वह तो नेचुरलिटी है। लेकिन ऐसे कंडीशन जो बिना किसी लैंगिक संबंध की क्रिया के या नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसे ही अगर नमी का स्राव हो रहा है तो वह कंडीशन समझा जा सकता है कि ट्राइकोमोनास आपका वैजाइनलिस के कारण हो रहा है, और इससे आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग तीसरे के बारे में कि बैक्टीरिया के द्वारा, किनके द्वारा होने वाला रोग, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग। तो यह जो रोग होता है वो गोनोरिया है। कौन सा रोग है जी, गोनोरिया। यह रोग कौन सा है, गोनोरिया। तो गोनोरिया के अंदर क्या हो जाएगा कि आपका क्या होगा कि इनसे ग्रीवा में स्रावित होगा, स्त्रियों के गर्भाशय की ग्रीवा या फिर मूत्र नली से क्या होंगे, आपको यह स्राव उत्पन्न होंगे, और इन स्राव के कंडीशन को हम क्या कहेंगे, यह बैक्टीरिया के द्वारा जनित आपका गोनोरिया रोग होगा। गर्भाशय ग्रीवा से अगर कुछ स्राव हो रहा है, ठीक है, या योनि से कुछ स्राव हो रहा है, तो वह कंडीशन क्या होगा, आपका गोनोरिया का कंडीशन होगा। अर्थात बैक्टीरिया गोनोरिया, आपका गोनोरी बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग गोनोरिया का कंडीशन है, जिससे हम लोग को क्या करना चाहिए, तुरंत इसकी सलाह में डॉक्टर से लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है ट्रोपोनोमा प्लेडिस। ट्रोपोमा प्लेडिस यह भी एक प्रकार का बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा कि इनके कंडीशन में क्या होता है कि जो जननांग होगा, जननांग होगा, उन जननांग में क्या होगा, छोटे छोटे फुंसी निकलने शुरू होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, दाने निकलने शुरू होंगे। फुंसी का मतलब क्या, छोटे छोटे दाने निकलने शुरू होंगे, और वो दाने जो होंगे वह आपका क्या होगा, कांटेदार हो सकते हैं। दाने का भी कंडीशन है कि वो दाने कांटेदार हो सकते हैं। कांटेदार का मतलब क्या, टच करने के बाद क्या हो, मतलब दर्द महसूस हो सकता है ऐसा कंडीशन जो आपको बिल्कुल मिर्च की तरह जलन महसूस कराए, ऐसा हो सकता है कंडीशन। ठीक है, या फिर क्या हो सकते हैं कि ज्यादा आपको खुजली या प्रॉब्लम उत्पन्न करने वाले आपके दाने हो सकते हैं। तो जब भी यह दाना या फुंसी निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, और जिनके वजह से आपके जननांग में स्वेलिंग महसूस होने लगे, तो वह कंडीशन आपको समझना चाहिए कि बैक्टीरिया के द्वारा आपका ट्रोपोमा प्लेडिस नामक आपका ट्रोपोनेमा, माफ कीजिएगा, ट्रोपोनेमा है। ठीक है, ट्रोपोनोमा प्लेडिस आपका यह रोग का द्योतक है। ठीक है, और ये जब फुंसी और आपके कांटेदार या फिर जलन की कंडीशन होगी, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिफिलिस। जो रोग उत्पन्न करता है यह रोग क्या हो जाता है आपका, सिफिलिस। यह रोग क्या कहलाता है, किस नाम से जाना जाएगा, सिफिलिस के नाम से। गोनोरिया और सिफिलिस ये रोग ऐसे हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, और जिन रोग के कारण क्या हो सकती है कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे आपके सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं। तो ऐसे जब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, छोटे या बड़े, उससे हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें देखकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए कि चलो भाई ये प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक आध दिन में खुद ही सही हो जाएगा। मतलब 1-2 दिन तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन हफ्ता चलता रहा है, मंथ तक ये प्रॉब्लम चलता रहा है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके वजह से आपको क्या हो जाए, कोई और आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाए। ठीक है, इसके अलावा और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ और रोग होते हैं जिनके कारण क्या होता है कि संक्रमण होगा फैलोपियन ट्यूब। किनमें प्रॉब्लम होगा जी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर संक्रमण हो जाता है, वो भी आपका बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, जिनसे क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब संक्रमित होगा। और फैलोपियन ट्यूब संक्रमित होने का मतलब क्या हो जाता है कि आपके
बॉडी के अंदर जो आपका जनरली आपका अंडाणु निकलते हैं, उन अंडाणु का स्राव प्रॉपर नहीं निकलेगा, निषेचन की क्रिया प्रॉपर नहीं होगी। तो इस कंडीशन में सारे प्रॉब्लम किसके वजह से हो सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब में संक्रमण के कारण हो सकते हैं। या इसके अलावा यूरेथ्राइटिस होता है। यूरेथ्राइटिस मतलब क्या? जो यूरेथ्रा ग्लैंड है, मतलब कि आपके योनि के पास एक ग्लैंड है जो यूरेथ्रा ग्लैंड है, तो उनमें अगर संक्रमण होगा तो उसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं। तो वह कंडीशन भी आपके बैक्टीरिया से जनित रोग के अंदर ही आते हैं। तो ये सभी संक्रमण आपका गोनोरिया का हो, सिफिलिस का हो, आपका यूरेथ्राइटिस का हो, या सर्वाइटिस का हो, या फिर क्या सल्फेनोजाइटिस का हो, ये जितने भी रोग हैं सभी के सभी किनके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। और हर कंडीशन में आपको शरीर के जननांग वाला पार्ट आपका क्या होता है? किसी न किसी रूप में संक्रमित होता है। और इनके संक्रमण से क्या होते हैं कि अलग अलग रूप में आपके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लियर है? इसके अलावा थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग क्या? वायरस के द्वारा। ठीक है, तो वायरस के द्वारा रोग तो आपको पता है, वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग में तो आपको पता है सबसे बड़ा रोग तो आपका क्या है? HIV एड्स ही है। HIV एड्स जो है इसके द्वारा फैलने वाला रोग है वायरस के द्वारा, और ये आपके जननांगों में होते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? आपके बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी कि आपके बॉडी के अंदर इनकी बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला नंबर तो आपकी प्रतिरक्षा शक्ति खत्म हो जाएगी। प्रतिरक्षा शक्ति क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं, पहले कम होंगी फिर आपकी खत्म होना शुरू होंगी। मतलब क्या? प्रतिरक्षा शक्ति होने का खत्म होने का मतलब है कि अगर छोटा सा भी कट पॉइंट लगता है, छोटा सा भी घाव अगर या किसी रूप में कोई प्रॉब्लम होता है, तो वह अब छूटेगा ही नहीं जल्दी। ठीक है, वह आपका लंबे समय तक वो रोग आपका बना रहेगा। मतलब क्या? बॉडी के अंदर जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है वह छुट्टी पर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर एड्स की प्रॉब्लम होगी तो आपके बॉडी के अंदर जो बॉडी गार्ड है ना, वह बॉडी गार्ड क्या करेगा? वो छुट्टी पर चला जाएगा, फिर आपके बॉडी को छुट्टी पर ले जाने में मदद कर देगा बाकी सब। तो उस कंडीशन में प्रतिरक्षा शक्ति घटेगी। उसके बाद क्या? बॉडी के अंदर आपको भूख प्यास नहीं लगेगा, यानी खाने पीने की इच्छा नहीं होगी। शरीर दिन प्रतिदिन टूटता जाएगा। टूटना, नए जो सेल बनते हैं आपके अंदर, जो नई कोशिका बनती है, इन नए सेल्स का बनना खत्म हो जाएगा। शरीर पे आपका फेफड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, थकान महसूस होगा, वीकनेस आवश्यकता से अधिक होगा। अगर ये सारे कंडीशन आपको दिखते हैं और किसी आपका आए समय में किसी भी रूप में आपने क्या कर लिया है? किसी से आपका लैंगिक असुरक्षित लैंगिक संबंध आपने बनाया है। असुरक्षित लैंगिक संबंध का मतलब होता है कि मैंने आपको जितने भी तरीके बताए थे सुरक्षा के, उन 5 तरीकों में से अगर किसी भी तरीके का इस्तेमाल आपने नहीं किया, जैसे मैंने बताया था कि डायफ्राम या कंडोम का इस्तेमाल कर लीजिएगा। दवा के रूप में आपने बताया था मैंने कि माला डी या फिर क्या खिला देंगे आप? माला डी या फिर आपका सहेली जैसी दवा खिला सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे, या फिर किसी रूप में पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, या ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बताए थे, जिन में से अगर कोई भी अगर आपने एक भी अपना लिया है तो कैसे जनरली आपको एड्स का बनने की चांसेस कम हो जाती है। लेकिन अगर उनमें से अगर कोई भी नहीं अपनाया है, असुरक्षित अगर यौन संबंध हो गया है और इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, थकान ज्यादा फील हो रहा है, ज्यादा बॉडी रेस्ट खोजना चाह रही है, ज्यादा कंफर्ट जोन में रहना चाह रहा है, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो, और इनके लिए आपको तुरंत टेस्ट कराने की आवश्यकता है। ठीक है, बिना लेट किए हुए आपको क्या करना चाहिए? टेस्ट कराना चाहिए। वो महिला हो या पुरुष हो, इनको क्या कराना चाहिए? आपको टेस्ट कराना चाहिए, और इन टेस्ट के माध्यम से क्या मालूम चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम आपका है या नहीं। क्लियर है? तो इस तरह से हमने देखा पुष्ट के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा और वायरस के द्वारा। मुख्य रूप से ये 4 होते हैं। इन 4 सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होते हैं? आपके बॉडी के अंदर यौन संचरित रोग फैलते हैं। अब कहा जाता है कि यौन संचरित रोग हो गया, अगर मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम हो गई और आपको लक्षण भी दिखने शुरू हो गए, तो उस कंडीशन में आपको कंफर्म कैसे होगा कि वह रोग आपको हुआ ही है? तो उन रोग को पता लगाने के लिए आपको जांच तो करना पड़ेगा ना जी। तो जांच कराने के लिए अब क्या होती है कि जांच के भी अलग अलग तरीके होते हैं कि आप यौन संचरित रोग को आपको पता लगाने के लिए
कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीका के माध्यम से हम रोगों का पता लगा पाते हैं, तो इनकी जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं कि अगर हो भी तो हमें कौन सा जांच कराना चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन है आपका, पहला कंडीशन है कि आपका माइक्रोस्कोपिक रूप से हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक तरीके से हम क्या करेंगे, उनके संवर्धन का जांच करेंगे। संवर्धन का जांच मतलब क्या, कि उनके अंदर जो भी आपके सूक्ष्मजीव पल रहा है, जो भी सूक्ष्मजीव पल रहा है, तो उनको हम जांचने की कोशिश करेंगे। उनके संवर्धन के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी आपको हुआ। तो पहला तो आपकी माइक्रोस्कोपिक संवर्धन के द्वारा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि आपके डीएनए के द्वारा, डीएनए की जांच की जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि जब वायरस के द्वारा होता है तो आपके कोशिका के अंदर आपका केंद्रक पाया जाता है, और जो आपका वायरस होता है, वायरस में वास्तव में वास्तविक केंद्रक तो होता नहीं है। तो वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यह जो वायरस है वह जब बॉडी में जाता है तो सेल के अंदर पूरा तो जाता नहीं है, सिर्फ इनके अंदर का जो एमिनो एसिड वाला पार्ट है, ठीक है, या फिर जो सीधे शब्दों में कहें, इनके अंदर जो इसका गुण सूत्र वाला पार्ट है, सिर्फ ये गुण सूत्र वाला पार्ट ही अंदर जाता है। तो अंदर जाने के बाद सीधा किस पे अटैक बोलता है, आपके केंद्रक पे, और केंद्रक में जाने के बाद डीएनए के साथ क्या करता है, अपना संतुलन बनाता है। तो यह कंडीशन आपके अंदर क्या होता है कि आपके सेल के अंदर ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर डीएनए का टेस्ट किया जाए और डीएनए की प्रॉपर अगर जांच की जाए, तो पता लगाया जा सकता है कि वायरस या इस तरह के किसी भी सूक्ष्मजीव के द्वारा आपके बॉडी के अंदर कोई रोग फैल रहा है। तो इसका पता आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर है। अब तीसरा टेस्ट आता है कि आपका पीसीआर करना। क्या होता है आपका पीसीआर कराना। ठीक है, पीसीआर का मतलब क्या होता है कि ये पॉलीमरेज टेस्ट होती है। अब पॉलीमरेज टेस्ट का मतलब क्या, पीसीआर जनरली सभी के लिए कराया जाता है जिनके भी लगे कि संक्रमण है किसी भी पार्ट में, आपका ब्लड में किसी भी रूप में इन्फेक्शन है, तो उन इन्फेक्शन के लेवल के लिए पीसीआर कराया जाता है। तो क्या होता है कि ब्लड के इन्फेक्शन को मालूम चल जाता है। इन्फेक्शन मालूम चलने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि हमें इसमें आपका पॉलीमरेज का यानी इसके बहुलीकरण का हम लोग टेस्ट करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन में क्या टेस्ट करने को मिलता है हमें, कि जो सेल बॉडी के अंदर गया हुआ है, जो बाहर से कोई सूक्ष्मजीव अंदर गया है, तो वह अंदर जाने के बाद अपनी जनसंख्या तो बढ़ाएगा ना। तो जनसंख्या बढ़ाने के बाद जैसी उनकी आकार आकृति या नंबर ऑफ सेल्स जैसे बढ़ेंगे, तो पीसीआर टेस्ट के द्वारा उन नंबर ऑफ आपके नए सेल्स की हम काउंट करके हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर किसी न किसी रूप में आपके अंदर इन्फेक्शन उत्पन्न हो गया है। तो उनके लिए जो टेस्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीसीआर टेस्ट। ठीक है, अर्थात क्या, पॉलीमराइजेशन चेन की प्रतिक्रिया को हम आपका क्या है, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमराइजेशन चेन और रिएक्शन। ठीक है, जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी रूप में आपके बॉडी के अंदर संक्रमण हो गया। चौथा टेस्ट की बात करते हैं, वह एंटीबॉडी टेस्ट होता है। चौथा कौन सा टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा शक्ति के अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। यह सामान्य रूप से वैसे रोगों के लिए किया जाता है जिनके वजह से आपकी प्रतिरक्षा शक्ति प्रभावित होती है। तो जिनमें क्या हो जाता है, आपका एलिजा टेस्ट होता है। तो एलिजा टेस्ट आपका किसके लिए किया जाता है, एचआईवी के लिए किया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यह इसमें एंटीबॉडी जो होता है वो लो हो जाते हैं, अर्थात शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति डाउन हो गई है। तो उस कंडीशन में एंटीबॉडी जब डाउन होगा, तो एलिजा टेस्ट जब होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि आपको क्या हो गया है, एड्स की प्रॉब्लम हो गई है। क्लियर है। अब यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो ये 4 तरीके हैं, जिन 4 के तरीके के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि हम रोगों का पता लगा सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब ये अगर रोग पता हो गया, तो अब एक सबसे बड़ी समस्या के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, जिनकी समस्या आपको, चलिए देख लेते, इसको मिटा ही देते हैं।
और उन समस्या के बारे में जानते हैं जिसे हम लोग बंध्यता के नाम से जानते हैं। बंध्यता को और हमारे आम भाषा की अगर बात की जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, बांझपन कहते हैं। क्या कहते हैं, बांझपन, यानी कि बच्चे जन्म न ले। तो ये केस होता है और इन केस का निपटारा हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका जानना है बंध्यता, या सीधे शब्दों में कहेगी 5, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, किस कंडीशन में क्या होता है कि मेल और ये फीमेल दोनों के अंदर में एक कंडीशन होगा कि इनके अंदर या तो स्पर्म प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहा है, ठीक है, या इनके तरीके से एक प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहा है। एक कंडीशन, पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है कि स्पर्म तो प्रॉपर निकल रहा है, एक भी प्रॉपर निकल रहा है, लेकिन दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि स्पर्म क्या है, स्पर्म बिल्कुल आपका मजबूत कंडीशन में है, ठीक है, लेकिन आपका एग जो होगा वह आपका एग प्रॉपर नहीं है, एग आपका प्रॉपर कंडीशन में नहीं है। अब ये कंडीशन होगा तो भी आपका क्या होगा कि उस कंडीशन में भी आपका निषेचन की क्रिया नहीं होगी, यानी पहला स्पर्म और एग दोनों में से कोई अगर प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं होगा, यानी स्पर्म निकल ले, एग निकल ले, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं हो तो प्रॉब्लम होगी। दोनों का अगर सही भी हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो भी प्रॉब्लम होगी। इसमें अगर स्पर्म एक मजबूत हो, एक प्रॉपर नहीं हो तो भी होगी। अब क्या होगा कि स्पर्म मजबूत नहीं हो, अगर अगर चौथा कंडीशन में देखें कि स्पर्म जो होगा मजबूत नहीं है, स्पर्म जो मजबूत नहीं है और आपका क्या है, एक आपका मजबूत कंडीशन में है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी के अलावा क्या हो सकते हैं कि बॉडी के अंदर अलग रूप से आपका क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अलग रूप से प्रॉब्लम क्रिएट होने का क्या मतलब हो सकता है कि बॉडी के अंदर ये बनेंगे तो जरूर, बॉडी के अंदर ये सभी आपके बनेंगे तो जरूर, लेकिन क्या होगा कि वह जो होगा बच्चा आपका निषेचन के बाद भी वह आपका प्लांट नहीं हो पाता है, बच्चा मर जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपने पीछे भी पढ़ा होगा, या सॉरी पीछे नहीं, आगे पढ़ना आप लोगों को 6 चैप्टर में हम बताएंगे उसमें आप लोगों को कि उसमें क्या जानना है आप लोगों को कि आपका ब्लड, आपका ग्रुप का चेंज होना, ब्लड ग्रुप का चेंज होना। क्या होता है कि ब्लड ग्रुप कुछ ऐसा ब्लड ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे के काफी ज्यादा एंटी क्लोज होते हैं, एंटी होते हैं। अब एंटी आपके ग्रुप के ब्लड ग्रुप वाले का अगर किसी भी रूप में अगर माता अलग ग्रुप की है और पिताजी अलग ग्रुप के, दोनों एक दूसरे के एंटी ग्रुप के हैं, तो हमेशा याद रखिएगा उनके जो बच्चे जन्म लेंगे हमेशा मरा हुआ पैदा होंगे। इसलिए हमारे समाज को जरूरत है, टीपन से ज्यादा जरूरत है कि ब्लड ग्रुप का टेस्ट करा लेना। किसकी टेस्ट कराना, ब्लड ग्रुप टेस्ट करा के तो शादी करना। तो ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने से ये मालूम चल जाता है कि जो बच्चा जो जन्म लेगा वह प्रॉपर आपका बच्चा सही तरीके से जन्म लेगा कि नहीं। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी हो जाते हैं कि इनके बेस पे हम ये भी पता लगा पाते हैं कि जनरली आपका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा या बच्चा जो जहाँ जन्म लेगा वह आपका लड़का होगा या लड़की होगा। ऐसी बहुत सारी केसेस है जो ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर से निकल जाते हैं, और ये भी कंडीशन मालूम चल जाता है कि बच्चा आपका मरा हुआ पैदा होगा या जिंदा पैदा होगा। ये सारे बहुत सारे केसेस मालूम चल जाते हैं। तो अगर ब्लड ग्रुप में अगर मिसमैच है तो वह कंडीशन के कारण भी आपका बंध्यता का प्रॉब्लम कंटिन्यू बना रहता है। यानी सीधे शब्दों में कहें, किसी भी रूप में बच्चे को जन्म देने में असमर्थता की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बंध्यता या बांझेपन कहते हैं। यानी किसी भी रूप में बच्चे को जन्म देने की असमर्थता की घटना क्या कहलाती है, बंध्यता या बांझपन कहलाती है। तो ये तो हमें पता चल गया कि इनके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रॉब्लम जानने से तो मतलब नहीं है ना, हमें क्या करना है, इसका निपटारा भी करना है। तो निपटारा करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं, अब उनके निपटारा करने के तरीकों को हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके तरीके हैं जिनके माध्यम से बंध्यता को आप क्या कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में, मतलब कि आपको पढ़ना ही है ब्लड ग्रुप के बारे में कि कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन सा फैक्टर होगा
जिनके कारण बच्चा आपका मरा हुआ पैदा होता है। ठीक है, यानी आपको टिफन से ज्यादा जरूरी ब्लड ग्रुप जांच करा के शादी करना जरूरी क्यों माना जाता है, और ब्लड ग्रुप के बिना टेस्ट किए अगर शादी करते हैं तो किन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी बातें के बारे में हम लोग अगले क्लास में। तो इसमें क्या है कि अब इससे कैसे बच सकते हैं, बाध्यता से हम कैसे बच सकते हैं, यानी बचपन से हम बचा अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, या अगर हो गया प्रॉब्लम तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाते हैं। ठीक है, तो पहली जो प्रॉब्लम हमारे लिए बचती है और बनती है वो होती है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान। टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान यानी पहला कंडीशन है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान। टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान का मतलब क्या होता है कि आपका क्या होगा कि बच्चा अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान होता है। इसमें आपका कंडीशन अलग अलग रूप में होता है। इसमें क्या होता है कि मेल है और आपका फीमेल है, दोनों के एग्स का स्पर्म निकाल लिया गया और इनका एग्स निकाल लिया गया, और दोनों को हमने क्या किया कि एक छोटे से आपका बीकर में, मतलब कि टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है बीकर, इस बीकर के अंदर इसे हमने ले आया। ठीक है, इधर से एक भी आ गया। अब दोनों का कंडीशन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक आपका युग्मनज बन गया, इन दोनों के संकलन से क्या बन गया यहाँ पे युग्मनज बन गया, मतलब कि जाइगोट का कंडीशन आपका तैयार हुआ। अब युग्मनज बन गया तो युग्मनज कहने का मतलब है कि बनने के बाद क्या होगा, एक से दो बनेंगे, फिर दो से टूटकर चार बनेंगे, और चार जब टूटेंगे तो कितने बनेंगे, आठ, चार और ये चार, कितने कंडीशन बन गए, ये आठ का कंडीशन बन गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मेल का स्पर्म निकाल लिए, फीमेल का एग निकाल लिए। अब इस कंडीशन में दोनों को हमने एक टेस्ट ट्यूब में, अर्थात कि एक पड़क नली के अंदर हमने क्रॉस कराया, एक पड़क नली के अंदर हमने क्या करा दिया, इसको क्रॉस करा दिया, और क्रॉस कराने के बाद हमें युग्मनज बना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ये युग्मनज बना, और यही युग्मनज आपका एक से दो बनेंगे, दो से चार, चार से आपका आठ का कंडीशन आएगा, और यह आठ का कंडीशन जब आ जाएगा तो आठ के कंडीशन को हमें क्या करना है, फिर से अब ले जाके आपके माता के गर्भ में हमें प्लांट कराना। ठीक है, गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर हमें क्या करना है, बेबी को प्लांट करना है। तो गर्भाशय के अंदर जब 8 ब्लास्टिक हो जाता है, कितना होता है, 8 ब्लास्टिक होता है, तो हम क्या करते हैं, इसे माँ के गर्भ में देते हैं, माँ के गर्भाशय में देते हैं, यानी कि गर्भ में देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, अंतः गर्भाशय हस्तांतरण, अंतः गर्भाशय हस्तांतरण। मतलब क्या, सीधे गर्भाशय के अंदर आपने हस्तांतरित कर दिए, कब, 8 ब्लास्टिक था तब। ध्यान रखिएगा कि यह कंडीशन, सॉरी आपका यह कंडीशन आपका क्या होगा कि आपका कंडीशन हो जाएगा क्या कि यह अंतः गर्भाशय में डायरेक्ट हमने ट्रांसफर कर दिया। तो अंतः में गर्भाशय 8 ब्लास्टिक पे ट्रांसफर क्यों करा है, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब ये 16 ब्लास्टिक में हो जाता है तो आपका ये गर्भ धारण शुरू करता है, खुद से यह आपका माँ के गर्भ में पलना शुरू हो जाता है, यानी कि ट्रांसप्लांट होना शुरू हो जाएगा। तो 8 ब्लास्टिक में अगर अंदर चला जाएगा तो 8 से जब 16 कंडीशन में आएगा तो खुद से ही आपका क्या हो जाएगा, गर्भाशय के अंदर बिल्कुल नेचुरल तरीके से ट्रांसप्लांट हो जाएगा, और बॉडी के अंदर प्रॉपर क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एक बेबी प्लान हो जाएगा। तो इससे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः गर्भाशय हस्तांतरण। एक ये कंडीशन हो गया कि 8 कंडीशन में लाने के बाद हमने क्या कर लिया, आपका अंतः गर्भाशय हस्तांतरण करा दिया। एक कंडीशन यानी कि पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कर सकते हैं हम लोग, सेकेंड कंडीशन क्या कर सकते हैं आप, सेकेंड कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि आपने क्या कर लिया कि स्पर्म लिया और ये एग लिया, इन दोनों को लिया, दोनों को फर्टिलाइजेशन कराया अपना बीकर के अंदर, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर, दोनों मिलने के बाद एक बन गया आपका क्या, युग्मनज। अब युग्मनज के कंडीशन को आप क्या करेंगे, युग्मनज के कंडीशन में विभाजन होने से पहले इसे ले जाकर और सीधा आप क्या करेंगे कि इसे ले जाकर डिंब वाहिनी में स्थानांतरित करेंगे। कहाँ पे स्थानांतरित करेंगे,
डिंब वाहिनी में, जहां से युग्मनज बनने के बाद जहाँ पे डिंब वाहिनी बनता है, आपको बताया था कि आपका डिंब वाहिनी के अंदर भी आपका क्षेत्र होता है, जिन क्षेत्र के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। तो डिंब वाहिनी के उन क्षेत्र में युग्मनज को लेकर हमें क्या करना है, ट्रांसप्लांट कर देना है। और ट्रांसप्लांट वहां पे हो जाएगा तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बॉडी को भी आभास नहीं होगा कि उनके बॉडी के अंदर युग्मनज नहीं बना है, उससे लगेगा कि युग्मनज हमने ही बनाया है। तो उस कंडीशन में प्रॉपर तरीके से डिंब वाहिनी से निकल कर वो गर्भाशय तक का सफर खुद से तय करेगा। गर्भाशय के अंदर प्लांट भी आपका जनरली नॉर्मल कंडीशन में होगा, और इस तरह से बेबी भी आपका नॉर्मल कंडीशन की तरह ही बन जाएगी। तो यह कंडीशन आपका हो गया। तो पहला कंडीशन डायरेक्ट गर्भाशय में स्थानांतरित कीजिए। दूसरा कंडीशन की आपने क्या कर लिया कि युग्मनज बनने के साथ ही आपने क्या कर लिया, डिंब वाहिनी के अंदर आपका क्या कर लिया, गर्भाशय के अंदर डिंब वाहिनी के अंदर डाल दिया आपने। दो कंडीशन था। अब तीसरा कंडीशन जान लीजिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि आपको क्या करना है कि बॉडी के बाहर ही आपका अब केस आ जाता है कि दोनों में हमने रिसर्चर करा के आपको दिखा दिया। अब क्या होता है कि कभी कभी स्पर्म में अवेलेबल नहीं हो पाता, मतलब कि प्रॉपर तरीके से उपयुक्त स्पर्म अगर मेल से अगर नहीं प्राप्त हो रहा है और फीमेल से हमें एक प्रॉपर तरीके से प्राप्त हो रहा है, एक जो है फीमेल से यह प्रॉपर है, सही है, लेकिन मेल प्रॉपर नहीं है, उस कंडीशन में एक आपका फीमेल का रहेगा, लेकिन स्पर्म जो होगा वह थर्ड पार्टी का यूज करेंगे अपन, दूसरे का यूज करके, और उनके साथ आपका निषेचन की क्रिया होगा। उसके बाद आपके बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। यह कंडीशन यह भी हो सकता है कि मेल का सही मिले और फीमेल का सही नहीं मिले, तो उस कंडीशन में दूसरे का हम एक लेकर फर्टिलाइजेशन करा के बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं। यह दो कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन एक और हो सकता है कि बॉडी के अंदर प्लांट करने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट आपको बेबी का फॉर्म आपका छोटे फॉर्म में देकर और बॉडी के अंदर एक ही बार में बेबी प्लांट करने की आप हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यह कंडीशन आपके अंदर बॉडी के अंदर हो सकती है। ध्यान रखिएगा 16 लेयर के बाद जनरली बाहर बच्चे को टॉलरेट करा पाना या वैसा माहौल दे पाना थोड़ा सा टफ कंडीशन हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है सब किसी को। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि काफी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका माँ का गर्भ सही है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि स्पर्म को डायरेक्ट हम आपका अंदर ही ट्रांसफर करा देते हैं, कि अगर प्रॉपर तरीके से स्पर्म नहीं जा रहा है तो हम स्पर्म को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जानवरों में देखते होंगे हाइब्रिड के लिए आपका वो स्पर्म लेके आता है, सीमेन लेके आता है, और सीमेन लाने के बाद क्या करता है, प्रॉपर तरीके से सीमेन अंदर गाय या भैंस के अंदर डालता है और हाइब्रिड का आपका प्राप्त होता है आपका जीव। तो उसी कंडीशन में स्पर्म को डायरेक्ट माँ के गर्भ में भी हमें क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यह कंडीशन अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और इन सभी माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं कि बाध्यता जैसी समस्या से हम एक दंपति को बचा सकते हैं, क्योंकि बांझपन एक तरह से हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बांझपन की कंडीशन में ज्यादातर हम लोग दोष देते हैं कि लड़कियां, क्योंकि देखिए ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि कभी अगर कोई लड़की अगर माँ नहीं बन पाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि लड़के को कहते हैं कि दूसरी शादी कर लो, ये लड़की उपयुक्त नहीं जिनके वजह से इनके बच्चे नहीं हो पा रहे। तो ये कंडीशन कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि लड़की उस कार्य के लिए दोषी हो सकता है कि लड़के के अंदर भी कमी हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, इलाज कराना चाहिए। लेकिन इसके कारण किसी लड़की को किसी भी रूप में परिताड़ना नहीं देना चाहिए, या किसी भी रूप में एक लड़की को मतलब छोड़कर दूसरी शादी करना, तलाक का केस उत्पन्न करना, जलाना, या किसी भी रूप में आपका सामाजिक कुरीति का पालन करना, यह एक तरह से बहुत बड़ी अपराध है। और यह हमारे समाज को इस बात से अवगत होना चाहिए, और हमें कोशिश करना चाहिए कि औरतों पे होने वाले इस अत्याचार को कम करें, क्योंकि एक उसने पूरे परिवार को छोड़कर आपके भरोसे आई है, और उसके बाद आप अगर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो समझिए कि जीते जी इंसान को मर जाने के बराबर क्या होता है, दर्द और तकलीफ होती है। तो ऐसा कंडीशन आप किसी के साथ ऐसा उत्पन्न न करें।
और आने वाले समय में अगर आपके समाज में ऐसी समस्या होती है तो इन समस्या के लिए आप आगे बढ़कर लोगों को इन बातों से अवगत जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।